रवि अपनी फैमिली सहित दिल्ली में रहता था। उसकी फैमिली में उसकी पत्नी दिशा, उसकी बेटी पूजा और बेटा दक्ष थे। रवि अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। एक दिन रविवार को अचानक ही उसके बॉस समर का फोन आता है। हेलो रवि, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन एक बहुत ही अर्जेंट काम है। क्या तुम मुझे ऑफिस में आकर मिल सकते हो? हाँ सर, क्यों नहीं, मैं जल्दी ही आता हूँ। रवि जल्दी ही ऑफिस पहुंचता है। जी सर, बताइए, आपने मुझे इतनी जल्दी में आने को क्यों बोला? अरे रवि, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और तुम सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए चुने गए हो। क्या क्या कहा सर आपने? मेरा प्रमोशन? मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। खुशी की बात तो है, लेकिन एक और बात है जो तुम्हें शायद बहुत ज्यादा पसंद आए। वो क्या है सर? याद है रवि, तुमने कुछ समय पहले ही मुझे बताया था कि तुम एक सुंदर सा घर खरीदना चाहते हो जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर हो और जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो। जी सर, याद है मुझे। क्या आपने ऐसा मकान ढूंढ लिया? हाँ रवि, एक्चुअली तुम्हारे प्रमोशन के साथ साथ तुम्हारा ट्रांसफर भी नैनीताल में हुआ है और वह एक मकान जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो भी उसी शहर में है। बात कुछ ऐसी है कि मेरा एक दोस्त है विवेक, जो विदेश में अपनी फैमिली के साथ रहता है। कुछ समय पहले उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और अब उनके इंडिया वाले मकान में रहने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह इस मकान को बेचना चाहता है। मैंने वो मकान और लोकेशन दोनों देखे हैं, बिल्कुल तुम्हारे लायक है। तुम कल ही निकल जाओ वहाँ के लिए। जाकर पहले ऑफिस की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेना और बाद में वहाँ मकान भी देख लेना। अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं दोस्त से बात करके तुम्हें अच्छी कीमत में दिलवा दूंगा। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मैं कल ही निकलता हूँ और मकान देखने के बाद आपसे बात करूंगा। रवि सर से बात करके अपने घर आता है और अपनी फैमिली को यह खुशखबरी देता है। सभी काफी खुश हो जाते हैं और अगले दिन रवि अपनी पूरी फैमिली के साथ नैनीताल के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर ऑफिस फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद रवि अपने बॉस के बताए मकान को देखने जाता है। वह मकान बहुत ही सुंदर था। एक एक सामान अपने जगह पे एकदम सही तरीके से रखा हुआ था। रवि को यह मकान बहुत पसंद आता है और वो अपने बॉस को कॉल करता है। सर, मुझे मकान बहुत पसंद है। शहरी भागदौड़ से दूर मकान में शांति और सुकून है। थैंक यू सर, जो आपने मुझे इसके बारे में बताया। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। ठीक है, तुम अपनी फैमिली के साथ वहीं रहो। और खुशी की बात यह है कि विवेक कल ही किसी काम से इंडिया आ रहा है, तो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज वो तुम्हारे साथ कल ही कर लेगा। इसी तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन माँ माँ देखो ना, स्टडी रूम के ड्रॉअर में से मुझे क्या मिला। क्या हुआ बेटी, इतना क्यों शोर मचा रही हो? आखिर ऐसा क्या मिल गया तुम्हें? माँ, ये देखो कितना खूबसूरत चश्मा है। इसके फ्रेम पे कितना प्यारा डिजाइन है। हाँ, देख के तो ऐसा ही लगता है जैसे इस चश्मे को काफी शौक से बनवाया गया था। बेटा ऐसा करो, इस चश्मे को वहीं रख दो जहाँ पर ये था। अगर कभी इस मकान के मालिक यहाँ आएंगे तो हम उन्हें ये चश्मा वापस दे देंगे। क्या पता ये चश्मा उनके पिताजी का हो। पूजा दिशा की बातों पर ध्यान नहीं देती। उसे तो वह चश्मा इतना प्यारा लग रहा था कि वो अपनी नजरें उस चश्मे से हटा ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे उस चश्मे से अलग नहीं होने दे रही। माँ, क्या मैं इसे थोड़ी देर पहन लूं? नहीं बेटा, कहा ना ऐसा मत करो। दूसरों की चीज को हाथ नहीं लगाते। अभी दिशा पूजा को ऐसा करने से रोक ही रही थी कि तभी पूजा ने उस चश्मे को पहन लिया और वो अपनी माँ से चिल्लाकर बात करने लगी। तुम कौन हो और मेरे स्टडी रूम में क्या कर रही हो? पूजा, ये क्या मजाक है?
मैंने कहा ना दूसरों की चीजों को इस्तेमाल नहीं करते। चलो जल्दी से इसे रख दो। इतना कहकर दिशा पूजा की आंखों से वो चश्मा उतार कर बॉक्स में रख देती है। चश्मा उतारते ही पूजा पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है, लेकिन दिशा ये सब देखकर मन ही मन में सोच में पड़ जाती है। पूजा ने आज से पहले तो ऐसा मजाक कभी नहीं किया, तो आज क्या हुआ? रवि के घर आते ही सारी बातें रवि को बताती है। क्या दिशा, तुम भी कब से फालतू बातें सोच रही हो? पूजा ने मजाक किया होगा। वैसे भी नई जगह है और उन्हें करने के लिए कुछ है भी नहीं उसने। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल था, तभी अचानक दक्ष स्टडी रूम से वो चश्मा उठाकर हॉल में लाया और अपनी माँ को दिखाते हुए बोला, माँ देखो कितना एंटीक चश्मा है, थोड़ी देर के लिए इसे पहन लूं? नहीं दक्ष, मैंने कल ही पूजा को ऐसा करने से रोका था और आज तुम भी दूसरों की चीज को हाथ नहीं लगाते बेटा। दिशा अभी दक्ष को मना कर ही रही होती है कि तभी दक्ष वो चश्मा पहन लेता है। चश्मा पहनते ही दक्ष का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। वो डरावनी आवाज में चिल्लाने लगता है। घर की लाइटें ब्लिंक करने लगती है। माहौल एकदम डरावना हो जाता है। खिड़कियों के दरवाजे हिलने लगते हैं। तुम मेरे इस घर में क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सोफे पे बैठने की? बेटा मजाक करना बंद करो। कल से ही तुम दोनों भाई बहन ने क्या मजाक लगा रखा है? क्या ऐसे बात करते हैं अपनी माँ से? तुम मेरी माँ कब से हो गई? तुम सब निकल जाओ इस घर से, नहीं तो मैं मार डालूंगा सबको। पास खड़ी उसकी माँ काफी गौर से अपने बेटे के बदलते व्यवहार को देख रही थी। उसने यह नोटिस किया कि जैसे ही दक्ष ने चश्मा लगाया उसके व्यवहार में अंतर आ गया, जिसके बाद दिशा ने फुर्ती से दक्ष की आंखों से चश्मा उतार दिया। ऐसा करते ही दक्ष फिर से पहले जैसा व्यवहार करने लगा। अब दिशा को यह बात समझ आ गई थी कि गड़बड़ी इस चश्मे में है। वह तुरंत ही रवि को फोन लगाती है। हेलो रवि, तुम फौरन घर आ जाओ। क्या हुआ दिशा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? दिशा रवि को सारी बातें बताती हैं, जिसके बाद रवि फौरन अपने बॉस को फोन लगाता है और घर में घट रही सभी घटनाओं के बारे में उन्हें बताता है। रवि देखो, थोड़ा धैर्य बनाए रखो। मैं अभी नैनीताल के लिए निकल रहा हूं और साथ में मैं अपने गुरुजी को भी लेकर आऊंगा। अगले दिन समर गुरुजी को लेकर रवि के घर में आया और रवि ने उन्हें सारी बातें बताई। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि सारी गड़बड़ी उस चश्मे में ही है। मुझे ये सब क्यों हो रहा है जानने के लिए पूजा शुरू करनी होगी। तब तक तुम उस चश्मे को लेकर आओ और मैं पूजा की तैयारियां करता हूँ। रवि अपने परिवार के सहित चश्मा लेकर गुरुजी के साथ बैठ जाता है। रवि बेटा, अब यह चश्मा पहन लो। यदि इस चश्मे में कोई गड़बड़ी है तो वह सामने आ जाएगी और सभी को उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। रवि वह चश्मा पहन लेता है, जिसके बाद उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। वह बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने इशारे से हॉल की चीजों को इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है, जिसके बाद गुरुजी अपने मंत्र द्वारा उसे शांत करते हैं और उससे सवाल करना आरंभ करते हैं। तुम कौन हो और इतने ज्यादा क्रोधित क्यों हो? मेरा नाम दीनानाथ है। यह मेरा घर है। यहाँ सभी लोग मेरे बिना इजाजत रहने आए हैं। इतना ही नहीं, यह मेरे प्रिय चश्मे जिसे मेरी पत्नी ने मुझे सालगिरह पर भेंट दी थी, उसे तुमने मेरे बिना इजाजत के छूने की कोशिश की। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यह जानकर कि यह आत्मा दीनानाथ की है, समर उनसे बोलता है। अंकल, मैं समर। पहचाना मुझे? हाँ, पहचाना। तो तुम भी विवेक के साथ
मिले हुए हो? मिले हुए हो? मैं समझा नहीं अंकल, अब कहना क्या चाहते हो? क्या आप इस घर को बेचने के खिलाफ थे? हाँ, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरा ये घर बिके, लेकिन विवेक की माँ की देहांत के बाद विवेक हर दिन मुझ पर दबाव बनाने लगा कि इस घर को बेचकर मैं उसके साथ विदेश चला जाऊं। लेकिन मैं यह घर नहीं बेचना चाहता था। एक दिन इसी बात पर विवेक और मेरी कहासुनी हुई और मुझे हार्ट अटैक आ गया। विवेक ने जानबूझकर मुझे अस्पताल ले जाने में देर की ताकि मैं ना बच पाऊं और वो यह घर बेचकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए। तुम्हारे बेटे ने लालच में आकर तुम्हारे साथ गलत किया, मगर इसमें इन लोगों का क्या दोष? इन्हें माफ कर दो और मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिला देता हूँ ताकि तुम्हें इस तरह भटकना ना पड़े। ठीक है पंडित जी, मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी पत्नी द्वारा दिए गए इस चश्मे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगा। ठीक है। गुरु जी के शांति पूजन के बाद दीनानाथ की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और इसके बाद गुरु जी उस चश्मे को गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, जिसके बाद रवि की फैमिली खुशी खुशी उस घर में रहने लगी।